नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता है कि हम संधि को डिस्कस कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने जो हमारी पिछली कुछ क्लासेस थी उनमें हमने स्वर संधि के बारे में जाना और जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने व्यंजन संधि को शुरू किया था, जिसमें हम व्यंजन संधि में त संबंधी 3 नियम कर चुके हैं। और आज की इस क्लास में हम व्यंजन संधि में त संबंधी कुछ और नियम हैं उनको जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले जान लेते हैं व्यंजन संधि के बारे में, फिर से दोहरा लेते हैं कुछ चीज़ों को। व्यंजन संधि में क्या होता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। मतलब व्यंजन संधि कैसे बनती है? जब कोई शब्द है, प्रथम शब्द है, उसका अंतिम वर्ण लेते हैं और जो द्वितीय शब्द होता है उसका हम प्रथम वर्ण लेते हैं और उन दोनों को मिलाकर, उन दोनों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसी से हमारी व्यंजन संधि बनती है। अब व्यंजन संधि किन किन के बीच होती है? वो होती है हमारी व्यंजन और स्वर के बीच, व्यंजन और व्यंजन के बीच, और वो होती है हमारी स्वर और व्यंजन के बीच। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? जो हमारी व्यंजन संधि है वो किन के बीच नहीं होती? अगर दोनों तरफ क्या है, स्वर आ जाए, मतलब स्वर प्लस स्वर। पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी अगर स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर हो तो वो क्या है? वो हमारी व्यंजन संधि नहीं होगी, वो होगी हमारी फिर स्वर संधि। तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखनी है। कभी भी कोई संधि बने जहाँ पे आपको लगे कि दोनों तरफ स्वरों का मेल हुआ है तो वो आपकी व्यंजन संधि नहीं होगी। अब देख लेते हैं कि व्यंजन संधि किन किन व्यंजनों के बीच में होती है, मतलब किन व्यंजनों के मिलने पर विकार उत्पन्न होता है। तो देखिए, इसमें आते हैं हमारे क वर्ग के व्यंजन, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और साथ में आता है हमारा प वर्ग। और इनके साथ साथ इसमें जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं और ऊष्म व्यंजन हैं वो भी आते हैं। देखिए, ये 33 व्यंजन हैं जो हमने पढ़ा था। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है? वो है 33। 33 क्यों है? क्योंकि ये जो हमारी संस्कृत भाषा है उससे, उस समय से ये चलन में है। तो और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारी संधि है वो संस्कृत शब्दों के बीच में ही होती है। तो इसलिए जो संधि है वो बनेगी इन 33 व्यंजनों के बीच में। तो देख लेते हैं, कल हमने जो नियम पढ़े थे एक एक करके उनको देख लेते हैं। पहला जो नियम हमने देखा था उसमें क्या था? त के बाद यदि च छ हो तो जो त है उसका च हो जाता है। कैसे? त है, इसके बाद आपका च या छ आ गया, तो जब त इस च या छ से मिलेगा तो जो विकार उत्पन्न होगा वो च ही होगा। और इधर जो व्यंजन है च या छ वो वैसा का वैसा नीचे आ जाएगा। ये पढ़ा था हमने पहला नियम। दूसरा नियम इसमें हमने पढ़ा था कि त का मेल किसी ज और झ से हो तो त का क्या बन जाएगा? ज बन जाएगा। और इधर जो ज और झ है वो वैसा का वैसा नीचे आ जाएगा। फिर तीसरा जो हमने नियम पढ़ा था वो क्या था? वो था कि त का मेल किसी ट ड ल से हो तो त का क्रमशः क्या बन जाएगा? ये जो देखिए यहाँ पे ट ड ल है ये वास्तविक रूप में आ जाएंगे, ये इनके साथ हलंत आ जाएगा जब ये परिवर्तित होंगे। नीचे देखिए, त का मेल हुआ ट से तो हमने दे पढ़ा कि त का क्या बन जाएगा? ट। ट कैसा? हलंत के साथ। और जो इधर ट था वो वैसा का वैसा नीचे आ जाएगा। उसी तरह त का मेल हुआ ड से तो त का बन गया ड, कैसे? हलंत के साथ, और इधर वाला ड वैसा का वैसा। आगे वैसे ही त का मेल हुआ ल से, त का बन गया ल और दूसरा ल ज्यों का त्यों नीचे आ जाएगा। तो ये हम कल कर चुके थे। इसमें हमने एक उदाहरण भी लिया था तत् प्लस लीन का, जिसका बना था तल्लीन। अब
आगे आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो त संबंधी चौथा नियम है वो। तो देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि त का मेल यदि श से हो तो त च में तथा श छ में बदल जाता है। इधर देख लेते हैं नीचे, त का मेल जब श से होगा तो त का बनेगा च और श का बनेगा छ। अब इसको क्या है उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे हमारे पास है शब्द उत प्लस श्वास, तो हमने पढ़ा त का मेल श से होगा, तो त का क्या बन जाएगा, त का बनेगा च और श का बनेगा छ। तो त का बन गया च और श का बन गया छ। इधर हमारे पास वर्ण बचा उ और श का छ बन गया, तो इधर हमारे पास बचा वास, तो वास आ गया नीचे। अब जब हम इनका शब्द बनाएंगे तो उ आ गया वैसा का वैसा, च के साथ हलंत है, आगे कोई स्वर नहीं है तो च आ गया आधा, छ के बाद भी कोई स्वर नहीं है तो छ आ गया हलंत के साथ और वास आ गया वैसे। तो हमारे पास शब्द बना उच्छ्वास। अब देखिए च और छ आधा है तो इनका उच्चारण जो है शीघ्रता के साथ होगा उच्छ्वास। अब इसका जो है आगे एक और उदाहरण देख लेते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास शब्द हैं सत प्लस शास्त्र। अब इसका देखते हैं, देखिए त के बाद आ रहा है श। यहाँ पे श क्या है, हमारे पास शाह है और शाह हमें पता है कैसे बना है। शाह बना है हमारा श प्लस आ। तो यहाँ से हम जब श को निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा आस्त्र। जब हम श को निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा आस्त्र। इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसको हल करते हैं। हल करते हुए देखिए हमने जाना कि स के बाद त है तो त का क्या बन जाएगा, त का बनेगा हमारे पास च। च कैसा, हलंत के साथ। फिर आगे प्लस श का बनेगा हमारे पास छ। छ कैसा, हलंत के साथ। अब देखिए छ को निकाल दिया तो इधर बचा हमारे पास आस्त्र। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आ कहाँ से आया, तो हमारे पास था यहाँ पे शा। शा में से स को निकाल दिया और आब स्वर बच गया, तो वो हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे स बच गया हमारे पास और त का हमने च बना लिया था। अब इसका जब शब्द बनाएंगे तो कैसे बनेगा, स आ गया, च आधा है, आगे छ भी क्या है, आधा है, लेकिन छ के बाद क्या है, यहाँ पे हमारे पास आ स्वर है, तो इसका क्या बन जाएगा, छ और आ जोड़ा तो ये बन जाएगा छा, हलंत हट जाएगा और लास्ट में हमारे पास त्र वैसा का वैसा। तो शब्द बना हमारे पास सच्छास्त्र। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद जो अगला नियम है पांचवा, वो क्या है, त का मेल यदि ह से हो तो त का द और ह का ध बन जाएगा। कैसे, अब इससे पहले हमने देखा वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे भी अलग अलग बन रहे थे। अब यहाँ पे जब त का मेल ह से होगा तो त का द बन जाएगा और ह का ध बन जाएगा। उदाहरण के साथ देखते हैं। इधर है हमारे पास शब्द उत और यहाँ पे हार। अब यहाँ पे त का मेल किससे हो रहा है, ह से हो रहा है, तो हमने पढ़ा कि त का मेल ह से होगा तो त का द बन जाएगा। तो इस त का बन गया द और ह का बनेगा ध, तो इधर ध बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास बचा स्वर उ और यहाँ से ह का बन गया ध, तो हमारे पास बचा आर, क्योंकि ध यहाँ पे था हमारे पास, क्या था, यहाँ पे था हार।
यहाँ पे क्या था, हार, और हा कैसे बनता है, ह प्लस आ, तो ह निकाल दिया और आर बच गया, तो ये आया। अब इसका शब्द बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इधर है उ, आधा द, आगे है ध, उसके आगे आ है, तो ये इसके साथ लग जाएगा और ये धार बनेगा। अब हमें पता है हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं उ। अब द जो है आधा है और ध पूरा है, तो ये ध सहारा देगा हमारे द को। तो इस तरह से ध ने क्या किया, सहारा दिया द को। यहाँ पे द आधा है और ध पूरा है। इसके बाद एक और देख लेते हैं। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके इनको खुद हल कर सकते हैं, फिर यहाँ पे मिला सकते हैं। हमारे पास है शब्द तत् प्लस हित। अब त के बाद आ रहा है हमारे पास ह, और हमने पढ़ा जब त और ह आपस में मिलते हैं तो त का क्या बन जाता है, त बदल जाता है हमारे द में, और ह बदल जाता है ध में। अब त तो बदल गया द में, और एक यहाँ पे एक और त बचा था, ये इसको हमने वैसे लिख दिया। प्लस अब यहाँ पे हित है, और हमें पता है ही कैसे बना है, ये बना है ह प्लस ई, ह प्लस ई। अब ह तो हमने निकाल दिया, तो इधर हमारे पास क्या बचा, ई बच गया, तो शब्द यहाँ पे बचा हमारे पास इत। अब जब इनको जोड़ेंगे तो ये कैसे बनेगा, त के बाद क्या है द, फिर क्या है ध, और ध के बाद है ई, तो ये क्या बन जाएगा धी, और लास्ट में त। अब हमें पता है कि हम इस तरह से क्या है शब्द को नहीं लिखते, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम त, और ये जो हमारा ध है ये सहारा देगा द को, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा तद्धित। अब आगे एक और उदाहरण है, इसको भी देख लेते हैं। शब्द है उत प्लस हृत। अब ऐसे लिखा है श्री, ये किस चीज़ से बना है, ह और स्वर है इसके साथ री, तो जब यहाँ से हम ह को निकालेंगे तो हमारे पास री बच जाएगा यहाँ पे, तो इस री बचेगा और साथ में बचेगा त। अब इसको हल करके देखते हैं। हमारे पास ऊ तो ऐसे बच जाएगा, प्लस त और ह साथ में आ रहे हैं, तो त का बन जाएगा द, प्लस ह का क्या बनेगा, ह का बन जाएगा हमारे पास ध, और यहाँ पे हमने देखा कि ह को निकाला तो यहाँ पे बचा हमारे पास री और त। अब जब इनका शब्द बनाएंगे तो कैसे बनेगा, शब्द बनेगा ऊ, और हमें पता है द आधा है, चलो पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, द आधा, ध और री। अब जब ये स्वर है हमारा री, ये ध के साथ जुड़ेगा तो ये कैसे बनेगा ध्री, और त वैसा का वैसा आ गया। अब हमें पता है जब द और ध साथ में आते हैं और द आधा हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं हम ऊ, और ये ध सहारा देगा हमारे द को, तो कैसे लिखेंगे ध्री और त, उद्धृत। तो ये हुआ हमारा संधि उत प्लस हृत शब्द का। इसके बाद आगे है छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम में क्या होता है, किसी भी लघु स्वर आ का मेल किसी छ से हो तो दोनों वर्णों के बीच च वर्ण का आगमन होगा। अब इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास यदि कोई भी लघु स्वर, अब जो हमारा लघु स्वर है वो कौन कौन से होते हैं, वो हैं हमारे
अ ई उ री। तो इसमें क्या कहा गया कि जो हमारे लघु स्वर या जिनको हम ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं वो आ जाए या आ जाए। अगर उनका मेल जो है छ से हो तो दोनों वर्णों के बीच में क्या आ जाएगा, च वर्ण आ जाएगा। देख लेते हैं आगे क्या कहा गया है कि हमारे अ ई उ री और आ इनके बाद छ आ रहा है तो इनका क्या बन जाएगा, इनका बन जाएगा च और छ जो है वो वैसा का वैसा रहेगा। उदाहरण के साथ समझते हैं। शब्द है हमारे पास अनु और छेद। अनु में क्या है, नु कैसे बना हमारा, ये बना न प्लस उ स्वर, छोटे ऊ की मात्रा है तो ये वाला। तो अनु में क्या आया, जो प्रथम शब्द है उसमें अंतिम वर्ण है हमारा उ और द्वितीय शब्द में जो प्रथम वर्ण है वो है छ। देखिए जो हमारा छह शब्द है ना, अक्षर है ना यहाँ पे, तो छः कैसे बनता है, ये है छः, ये कैसा बना हमारा छ प्लस ए। तो यहाँ पे जो हमारा प्रथम शब्द अक्षर होगा या वर्ण होगा वो छ है और उसके बाद है ए। तो यहाँ से छ निकाल दिया। अब किसका मेल हो रहा है, लघु स्वर और छ का। हमने पढ़ा कि जब लघु स्वर का मेल छ से होगा तो उनके बीच में आ जाएगा च। तो अनु तो वैसा का वैसा रहा, इन दोनों का मेल हुआ तो बीच में च आ गया और अंत में जो छेद था वो वैसा का वैसा। तो शब्द बन गया अनुच्छेद। इसको एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे शब्द है स्व प्लस छंद। क्या है हमारे पास है स्व प्लस छंद। अब व कैसे बनता है, व बना है हमारा व प्लस अ। तो यहाँ पे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है अ और आगे है हमारे पास छ। तो वो कैसे बना है, छ प्लस अंक। तो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है छ और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है अ। अब देख लेते हैं यहाँ पे स्व व, यहाँ पे है हमारा अ और इधर है छ। हमने पढ़ा जब लघु स्वर और छ का आपस में मेल होगा तो निकल के आएगा च। और यहाँ पे स्व था तो वो वैसा का वैसा, बीच में आ गया च प्लस इधर है छंद, तो छंद को हम वैसे ही लिख देंगे। अब शब्द क्या बनेगा, स्व च क्या है, च है हमारे पास आधा क्योंकि उसके बाद कोई स्वर नहीं है और उसके बाद है छंद। ये तो स्व प्लस छंद की जो संधि हुई वो है स्वच्छंद। तो ये था हमारा छ संबंधी नियम। इसके बाद हम देखेंगे म संबंधी नियम। म संबंधी नियम में क्या होता है, यदि म का मेल किसी स्पर्श व्यंजन से हो तो उसी के पंचमाक्षर में बदल जाता है। क्या कहा गया कि हमारा जो म है उसका मेल स्पर्श व्यंजन, हमें पता है स्पर्श व्यंजन है 25। कौन कौन से, क वर्ग, च, ट, त, प वर्ग। जब म का मेल इनके साथ होगा तो वो उसी के पंचमाक्षर में बदल जाता है। नीचे देखते हैं ट्रिक के साथ। देखिए अगर म के बाद क वर्ग के वर्ण आएंगे तो वो क वर्ग के पंचमाक्षर में बदलेगा। च वर्ग के वर्ण आएंगे तो च वर्ग के पंचमाक्षर में, ट वर्ग का कोई भी वर्ण आएगा तो ण ट वर्ग के पंचमाक्षर में, त वर्ग के वर्ण आएंगे तो न पंचमाक्षर में और प वर्ग के वर्ण आएंगे म के बाद तो वो बदल जाएगा म पंचमाक्षर में। उदाहरण के साथ देखते हैं। हमारे पास है शब्द सम प्लस चय। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, म के बाद क्या आया हमारा च। ये कौन सा है, च वर्ग का।
और हमने पढ़ा कि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आएगा तो वो बदल जाएगा उसके पंचमाक्षर में, और च का पंचमाक्षर है य, तो च बदल जाएगा इसमें। अब देखिए स वैसा का वैसा आ गया नीचे, म और च का आपस में मेल हुआ तो बना य, और चय वैसे ही आ गया। अब जब इनको जोड़ा तो ये इस तरह से लिखा गया, और हमें पता है ये पंचमाक्षर बीच में इस तरह से नहीं लिखे जाते, ये बिंदी के रूप में लगाए जाते हैं। तो शब्द बना हमारे पास संचय। एक और उदाहरण देखते हैं। आगे है शब्द सम प्लस कलन। अब म के बाद आया फिर से क वर्ग का वर्ण, और क वर्ग का पंचमाक्षर है ये है हमारे क वर्ग का पंचमाक्षर। तो अब इसमें क्या होगा, जो हमारा ऐसे देखते हैं। अब स तो कहाँ चला गया, स तो हमारा वैसा का वैसा आ जाएगा, और म और क का क्या बना हमारे पास, न्य, ये बना ना। तो इसको हम लिख देंगे आगे हलंत के साथ, प्लस जो आगे का शब्द है वो वैसा का वैसा आ जाता है। तो ये बना। अब इसको जब हम इसका शब्द बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे स ग क ल न। अब हमें पता है जब ये बीच में आता है तो हम इसको ऐसे न लिखकर मात्रिक रूप में लिखते हैं। ये भी ऐसे लिखेंगे तो ये भी सही होगा, लेकिन जब वर्तनी में पूछा जाए कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है तो हम दूसरे शब्द को मानते हैं, वो क्या है, स। अब ये जब इसको हम हटाएंगे और ये बिंदी के रूप में आएगा तो ये क के ऊपर आएगा, स, सॉरी ये हमारा स के ऊपर आएगा, स क ल न। हमने पीछे संधि में पढ़ा था कि अगर किसी शब्द वर्ण के ऊपर बिंदी लगी हुई हो तो हम कैसे पता लगाते हैं कि वो कौन सा पंचमाक्षर है। तो हम उस वर्ण के आगे वाला वर्ण देखते हैं, और उस वर्ण का पंचमाक्षर होता है जो ऊपर बिंदी के रूप में प्रयोग हुआ होता है। तो यहाँ पे क है, और देखिए बिंदी लगी है स पर, तो हम स से आगे बाद जो वर्ण आएगा उसको देखेंगे, वो है क। तो मतलब ये जो बिंदी है ये है हमारे क वर्ग के पंचमाक्षर की। तो सम प्लस कलन का बना संकलन। आगे एक और उदाहरण है, हमारे पास है शब्द परम प्लस तू। अब यहाँ पे म और त का आपस में क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। तो इसका क्या है बनेगा, इसका हमें पता है त किसका है, त वर्ग का प्रथम वर्ण है, और त वर्ग का पंचमाक्षर है न। तो जब ये म और त आपस में मिलेंगे यहाँ पे तो इनका बन जाएगा न। ध्यान से देखिएगा, इस म और त का बनेगा न। अब यहाँ पे हमारे पास पर तो आ गया, और म और त का बना न हलंत के साथ, प्लस जो दूसरा शब्द होता है वो वैसा का वैसा आ जाता है। तो इसका जब हम शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, प र न हलंत के साथ तू, परंतु। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प र तू। ये भी हमारा क्या बना, परंतु। जब शब्द शुद्धि में ये पूछा जाए और दोनों ऑप्शन में हो तो आप इस वाले परंतु को सही मानेंगे। अगला उदाहरण है हमारे पास सम प्लस गति। यहाँ पे भी म के बाद ग वर्ण आ रहा है, और ग क्या है हमारा, क वर्ग का तीसरा वर्ण है। क्या है, क वर्ग का तीसरा वर्ण है, और हमें पता है क वर्ग का पंचमाक्षर है य। तो इस म और ग का बनेगा
ञ। अब हल करते हैं इसको। स हमारे पास वैसा का वैसा, म और ग का बना हमारे पास य प्लस गति। अब शब्द कैसे बनेगा? स य ग ति। और इसको दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं स ग ति, संगति। तो ये हो गई बात हमारे म संबंधी नियम की। इसके बाद हम अगला जो म संबंधी नियम है वो क्या है? यदि म का मेल किसी अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। अब हमें पता है हमारे अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तो अंतस्थ व्यंजन है हमारे य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, श, स और ह। ये है हमारे ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। अब म का मेल जब इनके साथ होगा तो म अंग में बदल जाता है। जो हमारा अयोगवाह है अंग, उसमें बदल जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि म के बाद अगर अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आएंगे तो म अंग में बदल जाएगा और वो अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन ज्यों का त्यों नीचे आ जाएगा। हमारे पास उदाहरण है सम प्लस रक्षक। अब म के बाद आ रहा है र, और र क्या है? हमारा अंतस्थ व्यंजन है। तो हमारा म बदल जाएगा अंग में और रक्षक वैसा का वैसा, और इधर बचा था स तो वो भी आ गया। अब इसका शब्द बनाएंगे तो हमें पता है अंग जो है मात्रिक रूप में प्रयोग होता है। तो ये शब्द बन गया संरक्षक। अब इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिंदी कहाँ पे लगानी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर बिंदी का प्रयोग हम र के ऊपर करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा? इसका वर्ण विच्छेद, इसका हो जाएगा स र अ। तो अब यहाँ पे देखिए, ये क्या सही है इसका वर्ण विच्छेद? नहीं, ये गलत है। तो अगर बिंदी होगी हमारी स के ऊपर तो क्या होगा इसका वर्ण विच्छेद? स अ र। अब देखिए, अब सही जा रहा है ना, क्योंकि स के बाद क्या आ रहा है? अंग आ रहा है। तो ये क्या हुआ? सही है इसका वर्ण विच्छेद। तो ये बना हमारा संरक्षक। इसके बाद एक और उदाहरण है, क्या है? सम प्लस क्षय। अब इसको भी हल करके देखते हैं। अब म के बाद आ रहा है हमारा श, और श क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो हमें पता है स तो वैसा का वैसा आ जाएगा, और म का बन जा, अब इन दोनों के मेल पर म का बनेगा अंग प्लस हमारा क्षय वैसा का वैसा आ जाएगा। और जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें पता है जो हमारा अंग है वो बिंदी के रूप में प्रयोग होगा। शब्द बनेगा श सॉरी स श य, संशय। क्या शब्द बना? शब्द बना संशय। आगे एक और उदाहरण है, क्या है? सम प्लस योग। अब फिर से म के बाद या आ रहा है य, तो हमें पता है स तो वैसा का वैसा, म का बन जाएगा हमारे पास अंग प्लस योग। अब जब इसका शब्द बनाएंगे तो कैसे बनेगा? स अ योग। हमें पता है ये शुद्ध शब्द नहीं है, क्योंकि अंग क्या है? इसके साथ मिलके मात्रिक रूप में आएगा। कैसे लिखेंगे? स यो ग। ये बनेगा शब्द संयोग। इसके बाद एक और उदाहरण है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, आप साथ में खुद भी हल करते चलिए। अब हमारे पास जो शब्द है वो है सम प्लस विधान। अब म के बाद आ रहा है हमारे पास वह क्या है? हमारा अंतस्थ
व्यंजन है। वी है ना यहाँ पे, तो वी कैसे बना है? जब वी का वर्ण विच्छेद करेंगे तो व प्लस छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई। तो दूसरे शब्द में जो प्रथम वर्ण है वो क्या है? वो तो हमारा व ही होगा। तो म के बाद जब अंतस्थ व्यंजन व आ रहा है तो ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा अंग में। देख लेते हैं इसको भी। तो स तो हमारे पास वैसा का वैसा रहेगा। म के बाद अंतस्थ व्यंजन व आ रहा है तो ये इसका बन जाएगा अंग, प्लस हमें पता है आगे का शब्द वैसा का वैसा आ जाता है, विधान। अब जब हम शब्द बनाएंगे तो ये इस तरह से आ रहा है और हमें पता है ये क्या है? ये शुद्ध रूप नहीं है, तो हम इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे। तो शुद्ध शब्द क्या बनेगा? वो बनेगा संविधान। संविधान। अब देखिए, जो स है उसके ऊपर है बिंदी, और स के बाद जो है, जो हमारे वर्ग हैं क च ट त प वर्ग, जिनके पंचमाक्षर होते हैं, वो नहीं आ रहे। अगर वो आ रहे होते तो ये जो बिंदी है ये उसी वर्ग का पंचमाक्षर होता, लेकिन हमारे पास अंतस्थ व्यंजन व आ रहा है। तो जब इन क च ट त प वर्ग का कोई वर्ण नहीं आता और उसकी जगह पर कोई और वर्ण होता है या हमारा अंतस्थ या उष्म व्यंजन होता है, तो जो ऊपर बिंदी होती है वो होती है हमारी अंग की। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो सम प्लस विधान का बना संविधान। आगे देखिए, ये मैंने यहाँ पे हल भी किया है किस तरह से संविधान बना। अच्छा, ये है आपके पास कि संविधान शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे आप। अब पेपर में हमारे पास संधि दी हुई हो और उसका संधि विच्छेद करने के लिए भी कह सकते हैं। तो देखिए, शब्द है संविधान, अब इसको अलग करेंगे तो हमें पता है जो बिंदी है, हमने ये नियम पढ़ा है ऑलरेडी, तो हमें पता लग जाएगा कि स के बाद देखिए कोई भी क च ट त प वर्ग का वर्ण नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो ये स के ऊपर बिंदी है ये हमारी होगी अंग की बिंदी। तो इसको हम यहाँ पे बचा स और आगे बचा विधान, तो ये तो कोई शब्द नहीं हुआ। और हमने म संबंधी नियम पढ़ा है कि यदि म का मेल होता है हमारा स्पर्श किससे, हमारे अंतस्थ और उष्म व्यंजन से, तो वो परिवर्तित होता है अंग में। तो वहीं से हमें पता लगा कि क्या नियम है, तो ये बना हमारा सम प्लस विधान। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा और यहीं पे जो हमारा व्यंजन संधि का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ पे जितने भी उदाहरण लिखे हैं या अभ्यास के लिए शब्द दिए हैं, इनका खुद अभ्यास कीजिए, बार बार कीजिए, या आप कुछ और शब्द लेकर भी अभ्यास कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किस शब्द में कौन सी संधि है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।